एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इस पहला स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट वॉर्स ऑफ सक्सेशन वीकेंड द इंपीरियल ट्रेजरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंपीरियल ट्रेजरी और एडमिनिस्ट्रेशन था वो कांस्टेंट जो वॉर थे ना सक्सेशन के, उसके कारण जो है उसकी ट्रेजरी जो थी वो खाली हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जागीरदारी क्राइसिस थी और लैंड की शॉर्टेज आ गई, क्योंकि लैंड जो थे नहीं जो कि जागीरदार को दिया जा सके। तो जागीरदार होते थे जिनको जो सैलरी होती थी वो जागीर के फॉर्म में ही दी जाती थी। तो इस तरीके की क्राइसिस आई थी क्या। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एब्सेंस ऑफ अ फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन। कोई फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि कौन जो है अगला सक्सेसर होगा, कौन जो है अगला राजा बनेगा, इसलिए लोग आपस में लड़ते थे। तो बताइए इनमें तीनों में कौन से जो है ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉर जो सक्सेशन का था, मुगल्स लड़ रहे थे, वो तो एक कारण है ही कि उनके कारण जो है जो इंपीरियल ट्रेजरी थी वो खाली हो रही थी, क्योंकि पैसे नहीं बचे थे इनके वॉर के कारण। और जागीरदारी क्राइसिस भी चल रही थी। जागीरदारी क्राइसिस के कारण जो है ऐसा हुआ कि शॉर्टेज हो गई, लैंड जो है जागीरदार को मिल नहीं पाते थे, इसलिए जागीरदार भी जो है इनसे नाराज़ थे। इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जागीरदार को यदि लैंड जो है सैलरी नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी। और फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, इसलिए जो है हर एक राजा के बीच में जो है हम देखते हैं कि वॉर, उनके बेटों में जो है वॉर छिड़ी होती थी। कोई उनका जो पिता होता था उसको जो है कहीं कैद करके रखे होते थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है चलती रहती थी। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में हम देखें तो कोई फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। हर एक एम्पायर के डेथ के बाद जो है एक वॉर होता था। जागीरदारी क्राइसिस थी और लॉ ऑफ सक्सेशन जो है इनके पास था नहीं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विथ रेफरेंस टू जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी सिस्टम अंडर द मुगल कंसिडर द फॉलोइंग। इट वाज एन अरेंजमेंट वेयर मनसबदार जो होते थे वो जागीर उनको असाइन की जाती थी। कैश सैलरीज नहीं दी जाती थी, बल्कि जागीर्स दी जाती थी, यानी इन द फॉर्म ऑफ लैंड दिया जाता था। जागीरदार जो होते थे उनके हेरिडेटरी राइट्स थे। उनके जागीर पे क्या उनकी हेरिडेटरी राइट्स होती थी। और तीसरा है कि सिस्टम रिजल्ट्स इन अ सीरियस एग्रेरियन क्राइसिस। तो इस जागीरदारी सिस्टम के कारण एक सीरियस जो है एग्रेरियन क्राइसिस आ गया। क्या जो एग्रेरियन जो ये लैंड की जो है प्रॉब्लम आने लगी थी इस जागीरदारी सिस्टम के कारण। तो बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। तो जागीरदारी सिस्टम जो है मुग़ल के अंडर में था और एक अर्जमेंट था जहाँ मनसबदार को जो है ये जागीर असाइन करते थे। कैश सैलरी ये लोग देते नहीं थे और हेरिडेटरी राइट्स जो है इनकी नहीं थी। जो लैंड था वो ट्रांसफरेबल था। जो जागीरदारी सिस्टम है बाद में जो है हम देखते हैं कि वो हेरिडेटरी हो जाती है, और इस सिस्टम के कारण तो हमने जागीरदारी क्राइसिस देखा ही था। तो इसमें जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। ये हेरिडेटरी राइट नहीं थी जागीर वाली। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनका सेफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार इन द 18th सेंचुरी। तो ये कैसे लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कैसे जो है हम ये कह सकते हैं कि जो 18th सेंचुरी में जो है एक जो ये रिस्पॉन्सिबल होते थे किंग के लिए, जो भी वहाँ पे मुग़ल सुल्तान होता था,
तो उसके लिए जो है उत्तरदायी होते थे, लेकिन इनका जो एक दायित्व था उधर से हटता जा रहा था। तो उसका क्या कारण था, एक्सप्लेन करना है कि जो शिफ्टिंग एलिजेंस जमींदार का था 18 सेंचुरी में, कौन से जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो पहला है कि जमींदार बिगिंस असर्टिंग हेरिडिटरी क्लेम्स एंड ऑटोनॉमी। मतलब कैसे ये लग रहा है कि जो है इनका एलिजेंस शिफ्ट हो रहा है। तो ज़मींदार जो है क्या अपना क्लेम करने लगे। जैसे मैंने बताया था कि जो ये जागीरदारी सिस्टम थी उसमें क्या था कि लैंड पे जो है उनका हक नहीं होता था, हेरिडेटरी नहीं होते थे। तो ज़मींदार बाद में जो है इसको अपना क्लेम करने लगे थे, ये दूसरा पहला स्टेटमेंट कहता है। और दूसरा है कि दे ऑफन सपोर्टेड रीजनल पावर्स। तो जो ये शिफ्ट हुआ एलिजेंस, जो इनका शिफ्ट हो रहा था कि अब हम राजा की तरफ जो है उत्तरदायी नहीं होंगे, तो ये रीजनल पावर्स को सपोर्ट करने लगे थे। रीजनल पावर्स कौन कौन से थे, जैसे मराठा था, नवाब थे, अवध के नवाब जो थे, हैदराबाद के निज़ाम थे, या फिर जो है और भी किंगडम जो उभर के आ रहे थे, जाट थे, सिख थे, रोहिलास थे। तो ये रीजनल पावर्स इमर्ज होकर आ रही थी। तीसरा है कि मुगल इनकरेज दिस ऑटोनमी टू स्ट्रेंथन प्रोविंशियल रूल। तो इस तरह की ऑटोनमी यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो हो रही थी, क्या उसको जो है मुगल इनकरेज कर रहे थे। जो मुगल एम्पायर था वो जो है ये इनको इनकरेज कर रहे थे क्या, कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो अच्छा चीज़ है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो कैसे अब कह सकते हैं कि ये जो है इनका शिफ्ट हो रहा था, राजा के लिए जो है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह गए थे। अब भाई जाहिर सी बात है कि राजा यदि कमज़ोर होगा, अपनी चीज़ों में खोया रहेगा, बेखबर रहेगा, तो उसको कैसे, जैसे बहादुर जफर को कहते थे ना, बहादुर शाह वन जो थे उनको कहते थे ना कि बेखबर उनको टाइटल थी। तो ऐसे लोग जब थे, रंगीला थे, मोहम्मद शाह रंगीला, तो ये लोग सच में रंगीले हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता था। तो यदि हम इस चीज़ को जानें कि ये हेरिडेटरी क्लेम अपना करने लगे थे, क्योंकि भाई ऑटोनमी आ रही थी, राजा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लोगों को देख नहीं पाता था, शासन सही से चला नहीं पाता था। तो अब जमींदार जो थे अपना क्लेम करने लगे कि भाई हम इस लैंड पे एक्वायर करते हैं, हम जो है ये हमारी लैंड होगी, ये हमारे बच्चों की होगी, हमारे बच्चों के बच्चों की होगी। जो सही है। और ये रीजनल पावर्स को भी सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि इनको विश्वास अब रह नहीं गया था। ऐसे कमज़ोर जो शासक निकल कर आए उनके लिए ये उत्तरदायी नहीं हो पा रहे थे। तीसरा है कि मुगल इनकरेज दियर दिस ऑटोनमी टू स्ट्रेंथन प्रोविंशियल रूल। तो मुगल क्यों करेंगे भाई, मुगल तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पावर न रहे। तो इस तरीके की चीज़ को नहीं चाहेंगे, तो तीसरा गलत हो जाएगा। वो क्यों इनकरेज करेंगे कि ऑटोनमी है, इस तरीके की चीज़ तो नहीं चाहेंगे ना, डिस्करेज ना करेंगे इसको। तो 1 और 2 इसमें जो है सही हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस्ड बाय मुगल। तो क्या एक्सटर्नल चैलेंज जो है मुगल्स फेस किए। पर्शियन इन्वेजन आया नादिर शाह का, एक्सपोज्ड मुगल मिलिट्री वीकनेस। जब नादिर शाह ने अटैक किया तो इससे जो है पता चला कि भाई मुग़ल कितना कमज़ोर है। नादिर शाह का जो 1739 में इन्होंने अटैक किया, तो ये पता चला कि भाई ये तो बड़े वीक हैं, बड़े ही कमज़ोर लोग हैं। सादत खान ने उसी समय जो है नादिर शाह को ये खबा भी दे। जैसे नादिर शाह को जो है मुग़ल सुल्तान बोले कि आप जो है हमसे 2 करोड़ रुपए ले लीजिए और वापस चले जाइए। सॉरी 2 करोड़ नहीं, शायद 50 लाख की बात हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था ना कि सादत खान ने बोला, जैसे ये डील को करवाया था जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना, उन्होंने करवाया था इस डील को। तो डील में ये था कि जो चिंगलीज खान थे, उन्होंने इस डील को करवाया था। तो
उस डील में क्या था कि उन्होंने कहा था कि आप ले देकर जो है वापस चले जाइए। हम जो है 1739 का जब अटैक हुआ, कहा कि मुग़ल दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, आप जो है वापस चले जाइए यहाँ से, आप कुछ हमसे पैसे ले लीजिए। तो सॉरी, मैं वो चिंगलीज़ खां कह रहा था। निज़ामुल मुल्क जो थे हैदराबाद के, उन्होंने ट्रीटी करवाई थी। तो निज़ामुल मुल्क को वजीर का पद न मिल जाए, इससे डर कर सआदत खान ने क्या किया कि उसने जो है नादिर शाह को भड़काया और बोला कि आप 50,000 के 50 लाख के चक्कर में क्या पड़े हैं, आप जो है चलिए, आप दिल्ली चलिए, वहाँ जो है मैं आपको 2 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। तो वहाँ गया तो उसे जो है खजाना तो खाली मिला। तो सआदत खान को जो है उसने फिर बुलाया कि 2 करोड़ रुपए तो खजाने में नहीं है। तो सआदत खान ने जो है जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, जिसने जो है अवध को बसाया था। तो फाउंड किया था क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो उसने जो है अवध को बनाया। वैसे निज़ामुल मुल्क हैदराबाद में बना रहे थे, मुर्शीद कुली खां जो है उधर बंगाल में बना रहे थे। तो ये तीनों अलग अलग लोग जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। तो सआदत खान ने जहर खान कर जान दे दी। अब नादिर शाह जो है वहाँ दिल्ली तो गया था, इतना लूट मार किया वहाँ पे, इतना लोगों को लूटा कि उसने जो है 2 करोड़ के लिए गया था और वहाँ से 70 करोड़ रुपए जो है वो लेकर वापस गया। तो इस तरीके से जो है उसने लूट मार वहाँ पे की। तो नादिर शाह की को हम देख रहे थे कि पर्सियन इन्वेजन जो है ये नादिर शाह के अंडर हुआ, और उसने साबित किया कि मुग़ल मिलिट्री जो है इतनी वीक है कि इस पे जो है कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी लूट सकता है उसको। तो नादिर शाह आया और लूट कर चला गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन्वेजन जो अहमद शाह अब्दाली का हुआ लेड टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जो अहमद शाह अब्दाली जो है इसी का सक्सेसर था नादिर शाह का, वो जब इन्वेजन किया, थर्ड बैटल हुआ, तो ये जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया। फिर तीसरा है कि पोर्टुगीज़ इन्वेजन जो है बंगाल में हुआ इन 1757, इंडेड मुग़ल कंट्रोल इन द ईस्ट। तो पोर्टुगीज़ का जो इन्वेजन बंगाल में हुआ था, उसने जो है मुग़ल कंट्रोल को ईस्ट में इंड कर दिया। ऐसा था क्या? तो नादिर शाह ने 1739 में तो ठीक है, उसने दिल्ली को लूटा और चला गया और दिखा दिया कि मुग़ल कितने वीक हैं। वैसे ही अहमद शाह अब्दाली आया और उसने भी जो इन्वेजन किया, और 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी जो है उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाई। और तीसरा है कि पोर्टुगीज़ वर ऑलरेडी इररेलेवेंट इन 17, इस समय तो पोर्टुगीज़ क्या ही कर रहे थे, बंगाल तक कहाँ पहुँचे थे। इंग्लिश की बात होती तो बंगाल में जो है हम लोग कहते कि हाँ ब्रिटिश कुछ कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है इसमें आंसर सही हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है मराठा लड़ रहे थे, लेकिन मराठा क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि भाई मुग़ल तो कमज़ोर ही थे, मराठा आए उस पे जो है लड़ने के लिए, लेकिन उन लोगों ने भी इसको रोक नहीं पाया और मराठे हार गए। With reference to Maratha Confederacy during decline of Mughals, consider the following. Maratha filled the political vacuum left by the Mughals in Central India. तो मुग़ल जो है, जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ था मुग़ल के द्वारा, उसको मराठों ने भरा, उसको जो है संभाला। थोड़ी देर के लिए जो है उन लोगों ने कंट्रोल किया, कुछ रीजन को चौथ सरदेशमुखी ये लोग वसूलते रहे। दूसरा इसमें कह रहा है कि इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी वो अक्रॉस इंडिया में जो है एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन लेकर चली आई थी क्या? और तीसरा जो है स्टेटमेंट, बैटल ऑफ पानीपत मार्क द एंड ऑफ देयर एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन। जो मराठों की एक एक्सपेंशनिस्ट जो एम्बिशन था कि चारों तरफ फैले वो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ मराठों के साथ में?
और उस बैटल का नाम क्या है और वो कब लड़ा गया था? मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो नाम ठीक है, कब लड़ा गया था बताइए, और इसमें कौन से स्टेटमेंट सही होंगे बताइए। तो यदि आंसर देखें हम, तो मराठा जो है वो पॉलिटिकल वैक्यूम फिल तो कर ही रहे थे, पॉलिटिकल वैक्यूम फील कर रहे थे, क्योंकि भाई बात ये थी कि मुग़ल सेंट्रल इंडिया में दक्कन में तो छोड़कर चले ही आए थे ना, तो दक्कन में ये लोग आ गए और एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अक्रॉस इंडिया ये लोग लागू किए थे। ऐसा नहीं था ये कुछ ही रीजन में थे मराठे, तो अक्रॉस इंडिया कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं ला पाए। लेकिन जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ना, यही एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि मराठे जो है वो देश को आगे चलाएंगे या नहीं। लेकिन ये इसमें हार गए, तो उनकी एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी, चारों तरफ बढ़ते जा रहे थे, वो जो है उनको रोकना पड़ा, तो मराठे जो है वहाँ पे हार गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रीजनल स्टेट्स इन 18th सेंचुरी। तो कौन से जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं रीजनल स्टेट्स को 18th सेंचुरी में? नेचर जो रीजनल स्टेट का है उसकी बात कर रहा है ये। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे इमर्ज फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये तो सही है, ये तो डिसइंटीग्रेशन से ही निकल रहे थे ना। और दे लैक अफेक्टिव सेंट्रल अथॉरिटी बट डिस्प्लेड रीजनल आइडेंटिटी, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ से ख़त्म हो रही थी और ये अपनी रीजनल आइडेंटिटी बना रहे थे। मोस्ट ऑफ देम जो थे वो इंटायरली फ्री थे मुग़ल सुजारनिटी से, पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है मुग़ल के अंडर से ये लोग फ्री हो गए थे क्या? बताइए 6 क्वेश्चन को। तो रीजनल स्टेट जो 18th सेंचुरी में आया, इसमें हम देखें तो डिसइंटीग्रेशन ही हुआ था मुग़ल एम्पायर का, हाँ ठीक है, और यहाँ से जो है अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर सब निकल रहे थे, तो पहला तो सही सही है। दूसरा कह रहा है कि ये इफेक्टिव जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो लैक कर गई और एक रीजनल आइडेंटिटी इन्होंने बनाई, तो ये भी सही है भाई। रीजन बेस्ड ये लोग रूल कर रहे थे ना, हैदराबाद में निज़ाम थे, या फिर अवध में जो है हमारे नवाब थे, या फिर बंगाल में जो है नवाब थे मुर्शिद कुली खान, या फिर ये लोग जो अलवर्दीन खान वगैरह सक्सेसर हुए, तो ये लोग रीजनल थे, तो रीजनल आइडेंटिटी को शो किया। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मोस्ट ऑफ देम वर इंटायरली फ्री, ये कभी फ्री नहीं थे, पूरी तरीके से फ्री और इनको हम नहीं कह सकते, ये मुग़ल सुजारनिटी के अंडर ही काम कर रहे थे। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सही था कि मुग़ल जो है ये बर्बाद हो रहे थे, फिर भी जो है इन पे कोई क्लेम नहीं किया तुरंत कि जो है मराठा उसको एक्वायर कर ले, या फिर जो है अवध उसको, बंगाल उसको एक्वायर कर ले, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ तीसरा जो है गलत हो जाएगा और 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला है रिगार्डिंग हैदराबाद स्टेट इन द 18th सेंचुरी। हैदराबाद में क्या चल रहा था? जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये निज़ामुल मुल्क जो है आसफ जाह इन्होंने फाउंड किया था इस हैदराबाद स्टेट को। दूसरा कह रहा है कि स्टेट वाज लार्जली फ्री फ्रॉम इंटरनल फ्रिक्शन, तो जो है लार्जली ये फ्री था इंटरनल फ्रिक्शन से, जो फैक्शनलिज्म है, एक डिवीज़न है, उससे जो है फ्री था। और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हैदराबाद में स्टार्ट हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो हैदराबाद में जो है ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है इधर शुरू हुआ। तो बताइए क्या सही है इसमें? तो निज़ामुल मुल्क ने इसको फाउंड किया था हैदराबाद को, ये तो सही है। और स्टेट वाज लार्जली फ्री फ्रॉम इंटरनल फैक्शनिज्म, अब ये नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक फैक्शन था, जैसे कुछ जो है पर्सियन, कुछ दक्कनी,
इस तरीके से एक इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा था इनका। मतलब इंटरनल स्ट्राइफ एक फैक्शनिज्म यदि हम देखें तो इसमें दोनों तरीके के लोग थे, जैसे बाहर के लोग भी थे, अंदर के भी थे। तो ये लोग इंटरनल स्ट्राइफ से तो दूर थे, इतना ही है। मतलब दोनों तरीके के चीज़ें जो है वहाँ देखने को मिली थी। सॉरी, जब दो तरीके के लोग होंगे तो उसमें लड़ाई तो होगी भाई, ये फ्री हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हैदराबाद जो है सिर्फ वहाँ लोकल लोग नहीं थे, कुछ पर्शियन लोग थे, कुछ दक्कन लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो आपस में इनका जो है चीज़ें कन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन हैदराबाद स्टार्टेड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बैटल ऑफ बक्सर से ही नहीं शुरू हो जाएगा। ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हैदराबाद को सब्सिडरी अलायंस के अंडर में ये लोग लेकर आएंगे। तो ये बाद में होगा। 1798 में पहला स्टेट था जिसको ये लोगों ने सब्सिडरी अलायंस में लेकर आए थे। तो याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस में जो है सबसे पहले हैदराबाद आया था 1798 में। 1798 का समय था। तो इस तरीके से हम देखें तो तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है और पहला सही है। इसमें बंगाल के बारे में पूछ रहे हैं कि मुर्शीद कुली खान में जो के अंडर में जो बंगाल पनपा, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। तो इस समय जो है ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल जो है शिफ्ट हुई। इट शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। और दूसरा है कि ही रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम एंड रिड्यूस्ड जमींदारी प्रिविलेजेस। तो मुर्शीद कुली खान ने कि जो है रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया और जमींदारी रिमूव कर दी। तीसरा है कि नवाब जो बंगाल के थे मेंटेन्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली। ये तो स्टेटमेंट हमने ऊपर भी देखा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिल्ली था क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था क्या। तो इन्होंने जो है शिफ्टिंग तो की थी, कैपिटल की शिफ्टिंग ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी और रेवेन्यू सिस्टम को जो है थोड़ा रिफॉर्म लाया। जो जमींदार चोर चकारी कर रहे थे, चोरी चकारी, इसमें जो इनकी माल प्रैक्टिसेस थी जमींदार की, वो जब कम हुई ना तो काफ़ी एफिशिएंट हो गया। लोगों को जो है टैक्स बर्डन लोगों पर से रिड्यूस हुआ। तो मुर्शीद कुली खान ने भी काफ़ी चेंजेस लेकर आए। तो जितने भी ये जो इन लोगों ने फाउंड किया ना, जैसे मुर्शीद कुली खान हुए या फिर वो हैदराबाद वाले निज़ाम जो थे, क्या नाम था उनका, निज़ामुल मुल्क। तो इन लोगों ने काफ़ी अपने स्टेट में काम कर किया। जैसे अवध को भी फाउंड किया सादत खान ने। सादत खान थोड़ा पागल था, अब देखे ही थे, नादिर शाह को बुला दिया था उसने। तो उसके बाद के जो सक्सेसर हुए ना वो काफ़ी अच्छे थे। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इन छोटे छोटे स्टेट्स में। तो कंप्लीट तो हमने देखा ही था कि इंडिपेंडेंस नहीं था दिल्ली से, ये अंडर मुगल ही कंट्रोल था इनका। तो रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा जो है रिफॉर्म इन्होंने किया, कैपिटल को शिफ्ट किया ही। तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू अवध अंडर सादात खान एंड शुजाउद्दौला। इसको जो है बताइए कि द स्टेट बिकम अ प्रॉस्पोरस एग्रीकल्चरल रीजन। अवध जो है वो सादात खान और शुजाउद्दौला के अंडर में एक प्रॉस्परस एग्रीकल्चरल रीजन बन गया और इट मेंटेन अ नॉमिनल एलिजेंस टू द मुगल एम्पायर। तो इन्होंने जो है एक नॉमिनल एलिजेंस जो है मुगल एम्पायर के साथ मेंटेन रखा। और तीसरा हमारे पास है कि ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। तो अवध को क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में लाया गया था, इनको जो है एक्वायर कर लिया था, इन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही होंगे।
तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो स्टेट थे वो काफ़ी प्रॉस्परस हुए एग्रीकल्चर रीजन में, क्योंकि अवध वाला जो रीजन था ना वो दोआब रीजन था और वहाँ पे जो है मेजर एग्रेरियन और टेक्सटाइल सेंटर थे। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो है प्रॉस्परस एग्रीकल्चर रहा। और ये नॉमिनल एलिजेंस तो मुगल एम्पायर का था ही, एक कनेक्शन था, इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं ये बन गए थे। तीसरा है कि ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था कि जिसके मेल लड़का नहीं है जिसका, उसके गवर्नमेंट को ये लोग एक्वायर कर लेंगे, उसके स्टेट को ये ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेंगे। लेकिन जो क्योंकि जो ये थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये ला रहे थे, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो उस समय जो अवध के नवाब थे ना, उनके 18 बच्चे थे। 18 बच्चों के में जो है 18 बच्चे थे, तो कैसे कर सकते थे वो सब। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो इनका जो है नहीं हो पाया, तो उसको कह दिया कि वो मिस गवर्नेंस है। वहाँ पे जो है जो अवध के नवाब हैं वो जो है वाजिद अली शाह थे शायद उस समय, तो वो जो है ठीक तरीके से मिस गवर्नेंस है, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि उसको एक्वायर कर लिया ब्रिटिशर्सों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैसूर के बारे में पूछ रहे हैं 18th सेंचुरी में। तो मैसूर को देखें तो हैदर अली जो थे इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर आफ्टर सबडूइंग द वॉडियार्स। तो जैसे इसमें अब मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप आंसर कीजिएगा। तो हैदर अली ने एक लीडर जो है इमर्ज होकर आए, एक सोल्जर थे, ये आर्मी मैन थे वॉडियार डायनेस्टी के। तो उसी को जो है सप्रेस करके ये जो है अपने निकले हैदर अली। और दूसरा है कि फ्रेंच सपोर्ट किए हैदर अली को इन हिज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो फ्रेंच ने इनको सपोर्ट कर रहे थे क्या, हैदर अली को। और तीसरा है कि मैसूर मिलिट्री रिफॉर्म वर मॉडल्ड ऑन द मुगल सिस्टम। तो मैसूर की जो मिलिट्री रिफॉर्म थी वो मुगल सिस्टम पे बेस्ड थी क्या, ऐसा था क्या, बताइए। तो मैसूर जो था ना 18th सेंचुरी में, वो हैदर अली इमर्ज तो हुए एक इंडिपेंडेंट रूलर के तरीके से। वॉडियार डायनेस्टी को जो है इन्होंने के रूलर को जो है इन्होंने दबाया, सप्रेस, मतलब वहाँ पे जो है उनको हटाया पावर से। और हैदर अली खुद जो है इमर्ज होके आए। तो एक आर्मी रैंक के ऑफिसर थे जो कि वॉडियार डायनेस्टी को साइडलाइन किया और जो है अपने उभर के आए सामने, क्योंकि वो लोग जो है ठीक तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे, मिस गवर्नेंस था। और फ्रेंच का काफ़ी सहयोग था हैदर अली को, क्योंकि हैदर अली एक अच्छा पावरफुल लीडर थे। और फ्रेंच जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश का किसी तरीके से जो है वो लोग ब्रिटिश को डिफीट करें। ब्रिटिश का क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था उधर भी, अपना यूरोप में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इन लोगों ने जो है डिंडीगुल एक जगह है वहाँ पे हैदर अली को जो है कारखाने सेटअप करने के लिए जो है उन्होंने मदद किए। ये जो वेपन है उसको बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगवाई। तीसरा एक मैसूर मिलिट्री रिफॉर्म मुग़ल सिस्टम पे बेस्ड था क्या। मैसूर वाले इतने एडवांस निकल कर आए कि उन्होंने यूरोपियन लाइन पे, क्योंकि फ्रांस इनकी हेल्प कर रहा था, तो यूरोपियन के जिस तरीके से एक मिलिट्री सिस्टम थी ना, उस तरीके से ये लोग लेकर आ रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि मुग़ल को ये लोग कॉपी कर रहे थे। तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विथ रेफरेंस टू सिख पॉलिटी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि ही यूनिफाइड द सिख मिसल्स। जो 13 सिख मिसल्स थे उस समय, उसको रंजीत सिंह ने यूनिफाई किया था क्या। और दूसरा है कि लाहौर वॉज मेड द कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर। तो लाहौर को कैपिटल बना दिया गया था क्या।
तीसरा कहता है कि हिज डेथ इन 1839 लेड टू अ पीसफुल सक्सेशन। तो जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो एक पीसफुल सक्सेशन था, ऐसा था क्या? बताइए इस क्वेश्चन को। तो महाराजा रंजीत सिंह ने एक सुकुशलिया मिसल, क्योंकि मिसल थे 13 मिसल थे, कन्फेडरेशन था, तो उसमें सुकुशलिया मिसल के लीडर थे महाराणा रंजीत सिंह। काफ़ी कैपेबल रूलर थे और काफ़ी कम उम्र में ही जो है इनको गद्दी दे दी गई थी। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हुए आगे चलकर और इन्होंने जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई। तो सिख मिसल्स को जो है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल किंगडम बना दिया इन्होंने, क्योंकि इसको यूनिफाइड कर दिया जो कॉन्फेडरेशन था, और लाहौर को अपना कैपिटल बना दिया। लाहौर को जो है इन्होंने अपना कैपिटल बना दिया। और इनकी डेथ 1839 में हुई तो एक पीसफुल सक्सेशन था, ऐसा नहीं है। ये जो है इनकी डेथ 1839 में हुई, एक पावर स्ट्रगल जो है शुरू हो गया इनकी डेथ के बाद, पीसफुल सक्सेशन नहीं रह गया था। और आगे चल के ब्रिटिश भी जो है इसको पंजाब को एक्वायर कर लिया 1849 में, एंग्लो सिख वॉर के बाद। तो इस तरीके से एक पीसफुल सक्सेशन तो नहीं था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कलह मची। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा और 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑफ जाट्स ऑफ भरतपुर। चुरामन वगैरह थे यहाँ पे, तो जाट्स ऑफ भरतपुर से जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहला कहता है कि दे ऑर्गेनाइज्ड एज जमींदार हु रिबेल्ड ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन। तो जाट जो थे ना वो काफ़ी ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज जमींदार थे जो कि रिबेल इन्होंने शुरू किया औरंगजेब के समय में। दूसरा स्टेटमेंट है कि सूरजमल ने जो है एक पावरफुल और जो है काफ़ी एडमिनिस्ट्रेड, वेल एडमिनिस्ट्रेड जो है किंगडम इस्टेब्लिश किया। और तीसरा है कि दियर पॉलिटी रिप्रेजेंट अ प्योरली ट्राइबल कॉन्फेडरेशन विदाउट गवर्नेंस। तो इनकी पॉलिटी ने जो है प्योरली ट्राइबल कॉन्फेडरेशन जो है दिखाया, जो कि मतलब ट्राइबल कॉन्फेडरेशन जैसा था क्या, बिना किसी गवर्नेंस के। बताइए इसमें कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये जमींदार थे और औरंगजेब के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह किया, तो हाँ ठीक है, इन्होंने जो है जमींदार थे और औरंगजेब के खिलाफ जो है विद्रोह किया। इवन कुछ इसमें थे जो कि औरंगजेब के समय विद्रोह किए ही, और जाकर अकबर जो सादरा में उनकी कब्र है ना, उनकी कब्र को खोद दिया और उसमें से हड्डी वड्डी निकाल ली थी। तो इस तरीके के थे ये जाट सा भरतपुर। दूसरा, सूरजमल जो है इस्टेब्लिश की एक पावरफुल और वेल एडमिनिस्ट्रेड किंगडम। तो सूरजमल जो थे इन्होंने एक पावरफुल और वेल एडमिनिस्ट्रेड जो किंगडम है उसको जो है इस्टेब्लिश किया। 1750 से 63 तक ये थे। तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है निकल कर आया है, और मोनार्कियल पॉलिटी थी इनकी, ट्राइबल कॉन्फेडरेसी नहीं थी। तो ये जो ट्राइबल कॉन्फिडेंसी ये कह रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सूरजमल ने तो भाई इस्टेब्लिश किया ही पावरफुल और वेल एडमिनिस्ट्रेटेड किंगडम, तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द रोहिलाज और जो है फारूखाबाद। रोहिलाज और फरीखाबाद के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इसमें क्या है कि रोहिलाज जो थे ये अफगान चीफ जो थे वो रोहिलखंड को कंट्रोल कर रहे थे। तो अफगान से थे ये लोग और कंट्रोल कर रहे थे रोहिलखंड को, और इनकी कन्फ्लिक्ट अवध के साथ हुई। और जब इनके साथ जो कन्फ्लिक्ट हुई ना, तो ब्रिटिश ने इंटरवेन किया। तीसरा स्टेटमेंट है कि फरूखाबाद जो है वो फाउंड किया गया अफगान नोबेल के द्वारा औरंगजेब के अंडर में। तो बताइए इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो
जो रोहिलास थे ना, अफगान चीफ ही थे, जो कि ये पार्ट ऑफ रोहिलखंड, यूपी में है ये रोहिलखंड। तो इस रीजन को जो है इन लोगों ने कंट्रोल किया, अफगान थे। और इनका कन्फ्लिक्ट जो हुआ अवध के साथ में, तो ब्रिटिश का इंटरवेंशन जो है यहीं से शुरू हो गया था। 1774 का समय था जब ब्रिटिश ने अवध के साथ में एक कन्फ्लिक्ट 1774 हुआ था, उसी को रोहिला वार हम कहते हैं। तो ब्रिटिश और अवध का जो है इसमें कन्फ्लिक्ट था। तीसरा है कि फर्रुखाबाद जो है ये, और अफ़गान नोबेल जो और औरंगजेब के अंडर में थे, इन्होंने ही जो है फाउंड किया था। तो बताइए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही होंगे। अच्छा, इसको तो आप देख रहे हैं। तो फर्रुखाबाद जो है, मोहम्मद खान बंगस जो थे, उन्होंने औरंगजेब के अंडर में थे, मोहम्मद खान बंगस, तो उन्होंने जो है इसको फाउंड किया था। कन्फ्लिक्ट हुआ अवध के साथ में इनका, और ब्रिटिश का जो है इंटरवेंशन शुरू हुआ। रोहिला जो है ये चीफ रोहिलखंड को कंट्रोल कर रहे थे। तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी का जो है इन्होंने पूछ रखा है। इसमें है कि डिक्लाइन ऑफ ओवरसीज ट्रेड लेड टू द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द आर्टिसियंस। तो ओवरसीज जो ट्रेड हुआ, जो है डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आया आर्टिसियंस के बीच में। और दूसरा है कि इंटरनल ट्रेड वाज अनअफेक्टेड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो इंटरनल ट्रेड जो था वो इफेक्ट नहीं हुआ था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण। तीसरा है कि इंडियाज़ हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो इनिशियल कंपटीशन फेस की यूरोपियन इंपोर्ट से। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो जाएंगे। तो ओवरसीज ट्रेड जो था ना, ये डिक्लाइन हुआ क्योंकि यूरोपियन के साथ कंपटीशन शुरू हुआ। तो वो अपने चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स तो लेकर आए इंडियन मार्केट में, जिससे जो है जो इंडियन आर्टिसन थे ना, उनकी जो है उनका जो हैंडीक्राफ्ट था उसको जो है इन्होंने रूइन कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दूसरा है कि इंटरनल ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो हुई थी उससे इंटरनल ट्रेड इनफेक्टेड था। तो इंटरनल ट्रेड भी सफ़र हुआ भाई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, एक इनिशियल कंपटीशन हमने देखा, ठीक है, यूरोपियन इंपोर्ट से जो है हमने देखा कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो इनिशियल कंपटीशन यहाँ पे हो रहा था, कंपटीशन देखने को मिला था। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स इतने चीप थे ना कि उसके कारण जो है हमने, हाँ, हमारी मार्केट र्यून हो गई, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। तो कौन कौन सही हो जाएंगे इसमें। इसमें दूसरा वाला गलत है। इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो हुई थी उसके कारण इंटरनल ट्रेड अनअफेक्टेड था, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एजुकेशन ड्यूरिंग द लेट मुगल पीरियड। तो लेट मुगल पीरियड में इन्होंने एजुकेशन के बारे में पूछ लिया है। एजुकेशन वॉज मेनली थियोलॉजिकल एंड कन्फाइंड टू द अपर क्लास। तो एजुकेशन जो था वो मेनली थियोलॉजिकल था और अपर क्लास में ही ये बेस था। और साइंटिफिक और रैशनल इंक्वायरी इनकरेज्ड बाय द स्टेट पैट्रनेज। तो एक साइंटिफिक और रैशनल इंक्वायरी जो है इनकरेज की गई स्टेट पैट्रनेज के द्वारा। तीसरा एक वर्निकुलर एजुकेशन
थ्राइव्ड थ्रू मकतब्स और पाठशाला। तो वर्नाकुलर एजुकेशन को जो है ये मकतब्स और पाठशाला के थ्रू प्रमोट किया जा रहा था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला कह रहा है कि थियोलॉजिकल और अपर क्लास में ही ये सीमित था। हाँ ठीक है, थियोलॉजिकल मतलब होता है धर्मशास्त्र वगैरह जो होता है ना, धर्म से रिलेटेड चीज़ें, उसको जो है लोग पढ़ा देते हैं। दूसरा कि साइंटिफिक और रैशनल इंक्वायरी स्टेट पैटर्नेज, स्टेट ने इसको जो है शुरू किया, ऐसा नहीं था, इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाएगी स्टेट्स। दूसरा है कि वर्नाकुलर एजुकेशन जो है मकतब और पाठशाला में ही चल रहा था। तो हाँ सही है, ये तो सही है कि जो है मकतब और पाठशाला में जो है एजुकेशन चल रही थी। तो 1 और 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो कैसा सोसाइटल स्ट्रक्चर था। कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड और एम्फेसाइज सोशल हायरार्की। तो कास्ट सिस्टम जो है ये रिजिड हो गया और ये सोशल हायरार्की देखने को मिली। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वॉज रेयर पर्टिकुलरली फॉर आर्टिसंस और पीजेंट। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है वो रेयर थी और आर्टिसंस और पीजेंट्स की। और वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट वर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इन हिंदूला। तो जो वुमन प्रॉपर्टी राइट था उसको जो है इन्होंने यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया गया, रिकॉग्नाइज था, ऐसा था क्या। 16 का बताइए क्या आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कास्ट सिस्टम जो था वो रिजिड था और ये जो है सोशल हायरार्की के को जो है एम्फेसाइज कर रहे थे। दूसरा है कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है रेयर थी पर्टिकुलरली फॉर, रेयर ही थी क्योंकि जो भाई ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारे आर्टिसंस और पीजेंट्स थे वो कहाँ उसमें बहुत वृद्धि हो पाई, ऐसा कुछ था नहीं। तो एक मोबिलिटी तो हमें दिख नहीं पाई, गतिशीलता तो दिख नहीं पाई थी, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कि वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट जो है यूनिवर्सली बहुत ख़राब वुमन की स्थिति थी, वुमन राइट्स ठीक ठाक नहीं थी इस समय। तो तीसरा भी जो है यहाँ हम गलत कर देंगे। और दूसरा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी रेयर थी, तो ये सही है। ओहो गलत कर दिया मैंने ना, मतलब लगाने में इसको गलत कर दिया। रेयर थी भाई, तो रेयर थी क्योंकि गतिशीलता थी नहीं उसमें। तो दूसरा सही है, पहला सही है, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इट्स फाइनल फेज। तो मनसबदारी सिस्टम कंटिन्यूड बट बिकेम हाईली करप्ट। जो मनसबदारी सिस्टम थी वो कंटिन्यूड हुई और हाईली करप्ट थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा है कि प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होते थे, सूबादार जो होते थे, ऑफन एक्टेड इंडिपेंडेंटली। तो वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे क्या। और तीसरा है कि मुगल रेवेन्यू सिस्टम जो है वो मोर एफिशिएंट हुआ लेटर रूलर्स में। बताइए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मनसबदारी सिस्टम कंटिन्यूड बट बिकम हाईली करप्ट। तो मनसबदारी सिस्टम था लेकिन ये बाद में जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था।
क्योंकि पोस्ट को सोल्ड कर देते थे लोग, अपने पोस्ट को। कंटिंजेंट जो थे वहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। और प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वो जो ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे क्या, ऐसा था? तो प्रोविंशियल गवर्नर जैसे निज़ाम थे, नवाब थे, सूबेदार थे, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि वो तो कनेक्टेड थे ना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे थे। बट यदि हम देखें तो ऑफन एक्टेड इंडिपेंडेंटली, हाँ एक्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, लेकिन कंप्लीटली नहीं कह सकते। मुगल रेवेन्यू सिस्टम एफिशिएंट नहीं हुआ, मुगल नहीं, और जो रीजनल स्टेट थे उसमें जो है एफिशिएंसी ठीक ठाक हो गई, क्योंकि जमींदार जो चोरी वोरी कर रहे थे ना, माल प्रैक्टिस, उसको इन लोगों ने रेगुलेट किया, जो रीजनल स्टेट थे, जो मैसूर, अवध, बंगाल वगैरह। तो तीसरा गलत हो जाएगा। और कभी कभी जो है ऑफन ये लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट तो करेंगे ही, कम्प्लीटली नहीं। मनसबदारी सिस्टम जो बिकेम हाईली करप्ट, हाँ सही है। क्यों करप्ट हुआ भाई? मनसबदारी सिस्टम क्यों करप्ट हो रहा था? क्योंकि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं था, माल प्रैक्टिस चल रही थी, किसी व्यक्ति की जगह पे किसी को बिठा दे रहे थे लोग। तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने देखा 17, और आगे हम दूसरे चैप्टर से देखेंगे। अब इसी तरीके के कंसेप्ट रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था ना कि प्रोविंशियल गवर्नर्स इंडिपेंडेंट थे कि नहीं कम्प्लीटली, या फिर कभी कभी एक्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। मनसबदारी सिस्टम को हमने देखा था। मुगल रेवेन्यू सिस्टम एफिशिएंट बना था क्या, कौन बना था, उसको भी हमने देख लिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू सो मच।